इजराइल और हमास, फिर इजराइल और हिजबुल्लाह, और उसके बाद अब इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अशांत हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त में इजराइल और ईरान ये दोनों ही देश एक दूसरे के बेहद खास दोस्त थे। इनफैक्ट इजराइल को जब अरब का कोई देश मान्यता नहीं दे रहा था, तब ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। यही नहीं, इन दोनों देशों ने आपस में मिडिल ईस्ट को एक करने के लिए कुछ ग्रुप्स भी बनाए थे। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया इन दोनों देशों के बीच जो इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। आज हम हिस्ट्री कनेक्ट में हिस्ट्री में झांकते हुए इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लड़ने को आमादा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखो, इतिहास को समझें उससे पहले जरा प्रेजेंट को जान लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है दोनों देशों के बीच में और रिसेंट में क्या क्या हुआ है, कम से कम तब तक जब तक हमने ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो इजराइल ने 12 जून की सुबह को ईरान के कई मिलिट्री बेस पर अचानक अटैक किया। कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया था। इजराइल ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक कंफर्मेशन है कि इजराइल ने नातांज में ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र पर, मतलब न्यूक्लियर बेस पर हमला किया है। जो वेस्टर्न ईरान का शहर है किरमनशाह, वहां पर लोगों ने बताया कि उन्होंने ब्लास्ट की आवाज सुनी और शहर के ऊपर काला धुआं उठते हुए देखा। इस हमले पर ईरान का कहना है कि इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी की मौत हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने एक बयान में कहा है कि इजराइल को इस हमले की कड़ी सजा मिलेगी, और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ये चीजें शुरू भी हो चुकी थी। ईरान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया था और इजराइल भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो ताज़ा लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई की शुरुआत तब से हुई जब से हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई थी। पिछले साल 2024 में ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। फिर 2024 में ही जुलाई के महीने में इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की हत्या करा दी थी, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच। इस तरह से दोनों देश लंबे टाइम से लड़ते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज के टाइम में जब भी हम इजराइल और ईरान का नाम एक साथ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ जंग, टेंशन और दुश्मनी की तस्वीरें उभरती हैं। यही वजह है कि अगर इतिहास में मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक टाइम पर दोस्त हुआ करते थे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। इतिहास पर नजर डाली जाए तो एक टाइम ऐसा भी दिखता है जब ये दोनों देश एक साथ थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इजराइल और ईरान की दोस्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, अमेजिंग घटना थी। तो हुआ ये कि जब 1948 में फिलिस्तीन के पास यहूदियों को बसाकर इजराइल नाम से एक नया देश बनाया गया, तो दुनिया के कई देशों ने, खास तौर पर मुस्लिम और अरब देशों ने इसका विरोध किया। इन देशों ने इजराइल के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इनफैक्ट 1948 में कई देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर जंग भी छेड़ दी थी। ऐसे में इस सिचुएशन में ईरान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए इजराइल को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी थी। अब ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इजराइल एक शिया देश था और मुस्लिम देश होते हुए भी इजराइल को सपोर्ट करना इजराइल के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस तरह से ये दोस्ती दोनों देशों के बीच आगे बढ़ी। यही नहीं, 1950 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने का मतलब यह है कि दोनों ही देशों की एम्बेसी एक दूसरे के देश में होगी और ऑफिशियली दोनों के बीच में रिश्ते कायम होंगे, मतलब डील्स वगैरह होंगी। अब ऐसा नहीं था कि ईरान ने बस दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और फिर इजराइल को भूल गया। 1950 का दशक खत्म होते होते इन दोनों ही देशों ने टर्की, अफ्रीका की इथियोपिया और पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ अपना एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ट्राइडेंट। इसे पेरीफेरी डॉक्ट्रिन भी कहते थे। इस संगठन का मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में जो अरब नेशनलिज्म बढ़ रहा है और साथ में जो सोवियत संघ रूस का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना। अब हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, लेकिन 1960s में ईरान सप्लाई कर रहा था इजराइल को क्रूड ऑयल और इजराइल ईरान को दे रहा था मॉडर्न वेपन्स। 1956 से 1979 तक इनका ट्राइडेंट ग्रुप चला। इसमें इजराइल, ईरान और टर्की ने मिलकर कई स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की घटनाओं को आपस में शेयर किया, जिससे ईरान का जो खुफिया नेटवर्क है वो मजबूत हुआ। और इजरायली कंपनीज ने ईरान को वेपन्स भी दिए और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की। 1967 में जब योम किप्पुर वॉर होती है तो ईरान ने इजराइल को बड़ी मात्रा में तेल मुहैया कराया था। इन दोनों देशों के बीच में एलियट ऑस्ट्रेलियन पाइपलाइन बनी और इस तरह से दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ा और फ्लाइट्स भी शुरू हो गई।
तो इस तरह से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप थी दोनों देशों के बीच में। और इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में पक्का सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों देशों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कैसे? इस दोस्ती के पीछे की असली वजह क्या थी? असल में दोस्तों, जो ईरान आज ऐसा दिखता है, जिस तरह से वहाँ की सरकार दिखती है, वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक कट्टर शिया ईरान कभी सेकुलर और मॉडर्न हुआ करता था। ईरान पे 1960 के दशक में पहलवी राजवंश का शासन था, जो ईरान पर लंबे टाइम से रूल करता आ रहा था। पहलवी राजवंश के जो आखिरी राजा थे, उनका नाम था रजा शाह पहलवी। वो अमेरिका और वेस्टर्न देशों के बहुत ज़्यादा तारीफदार, मतलब तारीफ करने वाले व्यक्ति थे। वेस्ट के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अमेरिका से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इधर इजराइल और अमेरिका भी अच्छे दोस्त थे। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल को अपना सपोर्ट देना जारी रखा। ये सपोर्ट इस हद तक बढ़ गया कि रजा शाह पहलवी ने खुद इजराइल को मिडिल ईस्ट में सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया था। इजरायली अधिकारी ईरान को अपने दूसरे घर की तरह मानते थे और ईरानियों के लिए भी इजरायली बहुत ज़्यादा काम के थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। हज़ारों इजरायली इंजीनियर और जो स्पेशलिस्ट होते थे वो ईरान में काम कर रहे थे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से लेके ईरान की आर्मी को ट्रेनिंग देने तक। यहाँ तक कि ईरान की सीक्रेट एजेंसी शाहबाग को बनाने में भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हेल्प की थी। इस तरह से ये दोस्ती सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस थे। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे और उनके बीच में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपने पीक पर थी। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना सब होने के बाद भी दोनों देशों के बीच की दोस्ती एक कट्टर और भयानक दुश्मनी में कैसे बदल गई? तो ये दुश्मनी हुई दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना से। हुआ ये कि ईरान में रजा शाह पहलवी के खिलाफ एक शख्स लगातार विरोध कर रहा था। इस शख्स का नाम था अयातुल्ला खोमैनी। ये एक शिया लीडर थे जिनको रजा शाह पहलवी की सेकुलर और मॉडर्न ईरान की इमेज बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। उनके हिसाब से ईरान का इतना ज़्यादा मॉडर्न होना इस्लाम से मुंह मोड़ लेने जैसा है। यही नहीं, उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि खोमैनी के अमेरिका और वेस्टर्न देशों से अच्छे संबंध हैं। इसीलिए धीरे धीरे खोमैनी ने रजा शाह पहलवी के खिलाफ माहौल तैयार करना शुरू किया। एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। ईरान के शाह रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्ला ने आकर ईरान की सत्ता को अपना लिया। अब ये जो तख्ता पलट है, ये सिर्फ ईरान का तख्ता पलट नहीं था, बल्कि ये एक तरह से ईरान अमेरिका के गठबंधन और अमेरिका के चहेते इजराइल और ईरान के बीच के रिश्तों का भी तख्ता पलट था। इस इस्लामिक क्रांति ने ईरान की पूरी सोच और उसकी सारी पॉलिसीज़ को एकदम से पलट दिया। नई सरकार ने वेस्टर्न देशों, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। खोमैनी ने इजराइल को शैतान का छोटा भाई और इस्लामिक देशों के दिल में एक कैंसरस ट्यूमर बताया। इस तरह जिस ईरान ने कभी इजराइल को मान्यता दी थी, खोमैनी की नज़र में वही इजराइल अब एक अवैध देश था जिसे उनका मानना था कि खत्म ही कर देना चाहिए। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ लिए। इजरायली दूतावास को बंद करके उसकी जगह पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दूतावास खोल दिया गया। ये दोस्ती टूटने का पहला और सबसे बड़ा झटका था जिसने दोनों देशों के रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान की नई सरकार ने फिलिस्तीनी आंदोलन का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया और इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया। खोमैनी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा पट्टी में हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना और उन्हें फंड करना शुरू कर दिया। ये वो ग्रुप्स थे जो लेबनान और पैलेस्टीन में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इजराइल और ईरान के बीच ऐसी खाई बना दी कि आज की तारीख में उसे पाट पाना बहुत मुश्किल है। इस क्रांतिकारी बदलाव ने न सिर्फ ईरान की विदेश नीति को बदल दिया, बल्कि इसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी बहुत गहरा असर डाला। यहाँ आपको बताऊं तो सिर्फ ईरानी क्रांति ही इस दुश्मनी की असली वजह नहीं थी, बल्कि आगे चलकर ऐसी और भी कई घटनाएं होती रहीं, कई सिचुएशंस आती गई जिसके चलते ये दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू हो गए। इसमें सबसे बड़ी वजह थी क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़, यानी कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गुंडा बनने की होड़। अयातुल्ला खोमैनी ने ईरान का सुप्रीम लीडर बनते ही कहा था कि ईरानी क्रांति का निर्यात यानी एक्सपोर्ट होगा। कहने का मतलब मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी इस्लामिक विचार को फैलाया जाएगा। यही वजह है कि खोमैनी ने हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को सपोर्ट किया था, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। इसके चलते पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अनस्टेबल हो गया। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की आंच कई और देशों तक भी पहुंची। वहीं इजराइल ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने ऊपर खतरा मानता रहा। यही वजह है कि दसियों साल से सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में ये दोनों ही देश या तो सीधे तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
ईरान इन देशों के अंदर मौजूद अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करता है, तो इजराइल उन्हीं ग्रुप्स को कमजोर करने की कोशिश करता है। इस कंपटीशन के बीच एक बहुत बड़ा इशू जो दोनों देशों के बीच में है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1950 में ईरान में न्यूक्लियर पावर बनने का काम शुरू हुआ था और इसका सपोर्टर अमेरिका भी था। लेकिन 1979 में जब क्रांति हुई और दोनों देशों के रिलेशन खत्म हो गए तो ईरान को अमेरिका ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके बाद से ईरान चुपके चुपके अपने न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में लगा हुआ था। इसके चलते अमेरिका ने ईरान पर कई बार सैंक्शंस भी लगाए थे। आज की डेट में देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। इजराइल का मानना है कि परमाणु बम अगर ईरान के पास आएगा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके रख देगा। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए मिलिट्री एक्शन क्यों ना लेना पड़े। वहीं ईरान जो है वो इससे बिल्कुल अलग विचार रखता है। ईरान का कहना है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत पीसफुल मकसदों के लिए है, जैसे बिजली बनाना, मेडिकल रिसर्च करना, और उसे परमाणु हथियार बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर दोनों साइड्स को देखा जाए तो इजराइल के लिए तब बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा जब किसी भी मिडिल ईस्ट के देश के पास परमाणु बम आ जाए, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही एटॉमिक बम है, इसीलिए कोई भी देश उससे सीधे तौर पर टक्कर नहीं ले पाता। लेकिन ईरान या किसी भी मिडिल ईस्ट के देश के पास परमाणु बम आ गया तो इसका मतलब है कि इजराइल की जो अभी ऑफेंसिव स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इस परमाणु के मुद्दे पर। अब अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इजराइल और ईरान के बीच सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दोनों देशों के बीच में जो ट्रस्ट है उसकी खाई इतनी गहरी हो गई कि उसे भर पाना लगभग नामुमकिन है, और इस बात का नुकसान भारत के लिए भी है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत किसी भी एक देश के साथ खड़े होने की कंडीशन में नहीं है। इजराइल जहां भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक साझेदार देशों के बीच में शामिल है, वहीं ईरान के साथ भारत के हिस्टोरिकल रिलेशन रहे। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बनाकर रखा है। वहीं इन दोनों देशों में बड़े पैमाने पर इंडियंस रहते हैं, दोनों देशों में, और इनकी लाइफ और इनकी लाइवलीहुड दोनों पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। आज की डेट में दोस्तों इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और वो उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेगा। वहीं ईरान इजराइल को एक अवैध और कब्जा करने वाला देश मानता है, खासतौर पर 1979 के बाद जब ईरान में क्रांति हुई। और जहां पर एक वक्त था जब इजराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ती की मिसाल थे, तो वहीं उस क्रांति की वजह से आज ये दुश्मनी की आग में झुलस रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इजराइल और ईरान की दोस्ती से दुश्मनी तक की पूरी कहानी। अभी हाल ही में क्या हो रहा है उसका अगर आपको अपडेट देखना है तो आप न्यूज़ कनेक्ट देख सकते हैं, वहां पर मैं इससे जुड़ी अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके हिसाब से इस दुश्मनी के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जो मैंने 4-5 वजह बताई उनमें से आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि कभी भी ये देश दोनों आगे चलकर दोस्त बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।